कांतिलाल का भरा पूरा परिवार था। 3 बेटे, 3 बहुएं और बच्चे, सब मिलकर रहते थे। उन्होंने अपने घर का नाम भी रखा था शांति निवास। काहे का शांति निवास? जरा से कमरे हैं, एडजस्ट तो कोई हो नहीं पाता। ऊपर से आपकी मम्मी जब भी पापा जी आसपास आए तो वहां से हटने को बोल देती है। अरे इंसान कहाँ जाए? अरे ये तुम्हें आज क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो? आज की बात नहीं है, आप तो ऑफिस चले जाते हैं। पीछे से मुझे कितनी दिक्कत होती है मैं ही जानती हूँ। बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं। उदास सा चेहरा लेकर रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरे रमेश, आज परेशान लग रहा है बेटा, कोई बात हुई है क्या घर में? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, सभी बड़े प्यार से रहते हैं। उधर दूसरे कमरे में मझले बेटा बहू में भी किट किट हो रही थी। ऐसा कब तक चलेगा मनोज? क्या मेरे बच्चे अपनी पसंद का प्रोग्राम नहीं देख सकते? जब देखो बड़ी दीदी के बच्चे देखते रहते हैं या फिर पापा जी अपना भजन सुनते रहते हैं। अरे क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतना बड़बड़ कर रही हो? अरे आज की बात नहीं है, बच्चे रोज टीवी नहीं देख पाते, मैं भी क्या करूं? मनोज भी मुंह लटकाकर ऑफिस चला जाता है। क्या बात है, अपने दोनों बेटों में कुछ कहा सुनी हुई है क्या? आज दोनों ही प्रणाम करके नहीं गए। अरे आप इतना ज्यादा सोच रहे हो, ऑफिस की वजह से परेशान होंगे। आप भजन में ध्यान लगाओ। चलो। दोनों अपना पूजा पाठ में लग जाते हैं। इतनी ही देर में छोटी बहू कावेरी बड़बड़ करती हुई आती है। माँ जी, मैं जब कपड़े धोने बैठती हूँ पानी खत्म हो जाता है। अरे तो मोटर चला लो, पानी चढ़ जाएगा। माँ जी, लाइट ही नहीं आ रही, कितनी देर से इन्वर्टर पर घर चल रहा है, मोटर क्या चल पाएगी? ओह अच्छा, तो थोड़ी देर के बाद कर लेना। माँ जी वो तो ठीक है, पर सबको सोचना चाहिए ना, पहले घर के जरूरी काम खत्म हो, सब फालतू कामों में पानी बर्बाद कर देते हैं। क्या बोल रही हो? बर्बाद? किसने बर्बाद कर दिया? माँ जी मैं बोलूंगी तो सभी को बहुत बुरा लगेगा, पर सुनीता दीदी के बच्चे बड़े हैं। रोहन भैया ने आज अपनी बाइक कितनी देर तक धोई, सारा पानी खत्म हो गया। अच्छा, मैं देखती हूँ। कावेरी चली जाती है दूसरा काम करने के लिए। थोड़ी देर में शीला देखती है कि कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है। आज कुछ अजीब सी चुप्पी है घर में, पता नहीं तीनों में कुछ हुआ है क्या। मैं तो तुम्हें सुबह से कह रहा हूँ कि कुछ सन्नाटा सा है, आज घर में कुछ तो हुआ है। चलो रात के खाने में जब सब मिलेंगे तब बात कर लेंगे। रात के खाने पर कोई नहीं आता, सिर्फ शीला और कांतिलाल ही होते हैं। बाकी सब अपने अपने कमरों में खाना खा रहे होते हैं। मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है कि हुआ क्या है। 1-2 दिन और चुप रहो, बस देखते हैं फिर। अगली सुबह बड़ी और सबसे छोटी बहू में तनातनी हो जाती है। कैसी बात कर रही हो कावेरी? तो और क्या बोलूं दीदी, आपको खुद को भी तो सोचना चाहिए। रोहन भैया के पास बाइक भी है। आज मेरे बच्चों ने इतने समय बाद बोला था कि उन्हें कहीं घूमना है। हमने शाम को घूमने का प्रोग्राम बनाया था। रोहन भैया अब फिर से कार ले गए। कार तो पापा जी की है ना, उस पर तो सभी का हक है। कावेरी, पिछले संडे रागिनी और मनोज भैया ले गए थे कार, तब मैंने तो कुछ नहीं कहा था। दीदी उनकी बात उनसे करिए, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि आज हमें जाना था, आज फिर से हमारे लिए कार नहीं है। और सुनिए, रोहन भैया को बोलिए अपनी बाइक पर इतना पानी बर्बाद ना किया करें। 2 दिन से मेरे कपड़े ही नहीं धुले, मतलब हम ही परेशान होते रहते हैं बस हर समय। घर में कुछ बचता ही नहीं हमारे लिए, और बाहर का सोचो तो वो भी नहीं जा सकते, जैसे कि हम बिल्कुल फालतू हैं। इतनी देर में रोहन कार लेकर आता है, वो सारी बातें सुन लेता है। अरे चाची आप बोल देते मुझे, और रही बात घूमने की, मैं घुमा कर लाता हूँ इनको। रोहन कावेरी के बच्चों को घुमाने ले जाता है, तब जाकर कावेरी का गुस्सा शांत होता है। क्या चक्कर है वे? बात पानी की परेशानी तक ही सीमित है या कोई और बात भी है? घूम फिर कर बात पानी पर ही आ जाती है। हाँ, शायद पानी की दिक्कत है, देखते हैं इसको भी। थोड़ी देर में सब अपने अपने कमरों से निकल कर आते हैं। रागिनी मेरे लिए कॉफी बना दो, सर में बहुत दर्द है। अरे क्या हुआ बेटा, सोए नहीं थे क्या ठीक से रात को? माँ जी हमारा तो रोज का ही है, हमारे कमरे का एसी ठीक से कहाँ चलता है। हम हर दिन गर्मी में ही तो सोते हैं। हमारा कमरा है भी गार्डन के पास ना, इतने तो मच्छर मक्खी आते हैं, गर्मी लगे तो खिड़की भी नहीं खोल सकते। कावेरी भी मौके का फायदा उठाने का सोचती है। आपके पास कम से कम कमरा तो है सही सोने के लिए, हमें तो ड्राइंग रूम में सोना पड़ता है। सबसे छोटे हैं ना हम, तो बस किसी को कोई मतलब ही नहीं। ऐसा नहीं है बहू। बस बस रहने दीजिए माँ जी, ऐसा ही है। 5 साल हो गए शादी को, पागल थोड़ी ना हो जो चीज समझ में नहीं आती। ये तो कुछ बोलेंगे नहीं। जब शादी करनी थी तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी आप लोगों ने, कोई परेशानी नहीं होगी आपकी बेटी को, और यहाँ देखो नौकरों की तरह रहना पड़ता है। कावेरी तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे पता नहीं कितने जुल्म से आ रही हो।
जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, हम भी ड्राइंग रूम में ही सोते थे। सालों बाद कोई कमरा बनवाया गया था। हाँ तो ठीक है, फिर हमारे लिए भी बनवा दो कमरे, क्या दिक्कत है? रागिनी कैसी बात कर रही हो, क्या हो गया? भैया वो सही कह रही है, मुझे भी चाहिए ढंग का कमरा। अरे पर अब इस प्लॉट में और कमरे कैसे बनेंगे? भैया वैसे बनवाना चाहे तो हो सकता है, सबकी एक एक मंजिल बन सकती है। कांतिलाल पेपर पढ़ते पढ़ते सब सुन रहे थे। कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? मेरा पूरा बचपन इसी घर में बीता, हम तो 7 भाई थे, हमें तो कभी कोई तू मैं नहीं हुई। तब की बात और थी, तब आप लोगों के पास काम ही क्या होता था, सब खाली तो रहते थे। रागिनी कैसे बात कर रही हो तुम पापा से? मनोज तुम कुछ बोलोगे नहीं सर? भैया सही तो कह रही है, आपको तो सब मिल गया ना टाइम पर, अब परेशान तो हम हो रहा है। शीला जब देखती है कि बच्चों में गर्मा गर्मी बढ़ रही है तो वो सबको चुप करवाती है। क्या कहते हो, सब अलग अलग मंजिल बनवानी है? सब हाँ में सर हिला देते हैं। जल्दी ही सबके अपने अपने पोषण हो जाते हैं। चलो भाई, छुट्टी हुई रोज रोज की किटकिट से, आराम से टाइम पर सब काम हो जाता है, ना पानी कम पड़ता है, ना मच्छर मक्खी सताते हैं। हाँ खैर बात तो सही है। तुम्हारा सही है, जब मैं कुछ बोलती थी तो बुरा बहुत लगता था तुम्हें, अब जब से हो गया तो अच्छा लग रहा है। अरे अलग अलग मंजिल मतलब रसोई भी अलग हो गई ना, इसको आम भाषा में घर टूटा कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, घर एक ही है, बस जगह की कमी की वजह से मंजिल अलग हुई है। इतनी ही देर में रागिनी उन दोनों को बुलाने आती है। अरे चलो भाई, मैंने सबके लिए चाय बना ली है, मैं नीचे लेकर जा रही हूँ, तुम सुनीता दीदी को भी बुला लाओ। देखा तुमने, कोई लड़ाई नहीं है, बस थोड़ी बहुत दिक्कत थी, अब सही हो गई। थोड़ा दिन तो सब सही चलता रहा। फिर एक दिन कुछ तेज फटने की आवाज आई, सब डर गए, दौड़ के गए, देखा तो पानी की मोटर में शॉर्ट सर्किट हो गया था। अरे अब ये क्या हो गया? देखता हूँ पिताजी, बिजली वाले को बुला लाता हूँ। साहब मोटर पर लोड ज्यादा डाल दिया आपने, पर आपके यहाँ तो ये मोटर सालों से लगी हुई थी, कभी कोई परेशानी नहीं हुई, आज क्या हो गया भाई? फिर वो नजर घुमाकर देखता है, इसका कनेक्शन 3 घरों में जा रहा है। वो समझ जाता है, साहब ये तो अब मुश्किल ही ठीक होगी, नई लेनी पड़ेगी। अरे अब इसे छोड़ो, मैं ऐसा करता हूँ सबके यहाँ अलग अलग टंकी लगवा देता हूँ। अब तीनों मंजिल पर अलग अलग टंकी भी लग जाती है। चलो ये भी अच्छा हुआ। अगले दिन, ओफो अब क्या हो गया, आज पानी क्यों नहीं आ रहा नल में, हमारी टंकी तो आधी से ज्यादा खाली है। तभी ऊपर से कावेरी चिल्लाती है, हमारी तो आधी भी नहीं है, ये पानी की समस्या जाने कब खत्म होगी, मुसीबत हो गई है, कभी कुछ लगाई रहता है। फिर वो सबसे निचली मंजिल पर सुनीता को फोन लगाती है। दीदी पानी आ रहा है क्या आपके यहाँ? हाँ हमारे यहाँ तो खूब पानी आ रहा है। अच्छा, हाँ आपको तो वैसे भी कभी कोई परेशानी आती ही नहीं, ये सब तो हमें ही झेलना होता है, आप पापा जी की फेवरेट बहू जो हो। कावेरी ये क्या बात है, तुम हमेशा मुझे ताने क्यों मारती रहती हो? जो बात करनी है साफ साफ बोलो। अरे क्या बोलो, आप खुद ही देख लो, सिर्फ आपके यहाँ पानी आ रहा है, हम तो परेशान हो रहे हैं। अरे तो मेरा घर थोड़ा नीचे है ना, प्रेशर से टंकी जल्दी भर जाती है, अब इसमें भी मेरी गलती। कावेरी कुछ नहीं कहती, बस फोन रख देती है और सास शीला के पास बाल्टी लेकर पहुंच जाती है। अरे क्या हुआ कावेरी, ये बाल्टी लेकर कहाँ जा रही हो? आप ही के पास आई हूँ, ऊपर पानी नहीं आ रहा है। अरे आप क्या हो गया? कावेरी फिर से ताना मारते हुए कहती है, माँ जी नीचे के घर वालों के यहाँ लबालब पानी आता है, ऊपर तक पानी पहुंच ही नहीं पाता, हम तो वहीं के वहीं परेशान हैं। शीला मन ही मन सोचती है, इसकी शिकायतें कभी खत्म ही नहीं होती। ये नहीं सोचती कि कभी कुछ अच्छा भी किया है किसी ने। वो उसे पानी देती है। शाम को कांतिलाल शीला से पूछते हैं कि अब तो सब ठीक है ना, बहू को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे कहाँ, ये है ना सबसे छोटी बहू तुम्हारी नकचड़ी सी, इसको लगता है बस सारा दुख इसी को है, जब देखो मुंह पर शिकायत रहती है। अरे भाई अब क्या हो गया? भाई आज पानी का प्रेशर कम था तो उसकी मंजिल तक पानी नहीं पहुंचा, तो बस किटकिट चालू होगी इसकी। आते जाते बस सुनीता और रागिनी पर नजर रखती है कि उन दोनों की टंकी कितनी भरी है, कहीं वो ज्यादा पानी तो नहीं ले रही। बताओ एक ही घर में ये सब शोभा देता है क्या? अरे बच्ची है, छोड़ो ना, अपने आप समझ जाएगी कुछ दिनों में। सुबह तड़के जब शीला उठती है तो देखती है सीढ़ियों से पानी नीचे आ रहा है। उसे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। वो देखती है कि सुनीता और रागिनी की पानी की टंकियों में पाइप लगे हुए हैं और वो पूरी खाली है। अब उसको समझ में आ जाता है कि ये सब किया तो कावेरी नहीं होगा, पर वो चुप रहती है। थोड़ी देर में जब सब उठते हैं और पता चलता है
कि क्या हुआ है तो सब समझ जाते हैं कि ये सब कावेरी ने किया है। उसने जलन के मारे उनकी टंकियां खाली कर दी थी। देखिए जी, बस अब बहुत हुआ, अब इसका कुछ इंतजाम करो। आज इसने किया है, कल कोई और कुछ कर देगा। सही कह रही हो, अब कुछ सोचना ही पड़ेगा। अगले दिन सब भयंकर तोड़फोड़ की आवाज से उठते हैं। अरे क्या हो रहा है घर में? ऐसा लग रहा है भूकंप आ गया है। हाँ भैया, मैं भी नींद में डर गया, क्या हो रहा है? सब लोग छत की तरफ जाते हैं और देखते हैं कांतिलाल 1000 लीटर की टंकी छत पर लगवा रहे हैं। अरे पिताजी क्या हुआ? अरे भाई, ये रोज रोज की चिकचिक से हम लोग परेशान हो चुके हैं। पता नहीं ये पानी की समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही है। तो बस अब ये एक बड़ी टंकी लगवा दूंगा, सबके लिए एक ही काफी रहेगी, ना ही इसमें पानी खत्म होगा। पर पिताजी ये कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है हमारे घर के लिए, कहीं कुछ हो ना जाए। जो रोज रोज घर में हो रहा है ना, कम से कम वो तो नहीं होगा, बाकी का बाद में देख लेंगे। अब सब चुप हो जाते हैं क्योंकि तीनों को पता होता है कि कलेश इन तीनों की बीवियों ने ही फैलाया हुआ है। तीनों बड़ी खुश होती हैं। तीनों के यहाँ खूब भरपूर पानी आ रहा होता है, खूब तो कपड़े धुल रहे होते हैं और खूब कार, स्कूटर और बाइक धुल रही होती है। सब सुकून की नींद सो रहे होते हैं, पर एक दिन वही होता है जिसका डर था। आधी रात को भट की आवाज आती है और सारा घर पानी पानी हो जाता है। टंकी फट जाती है और पूरा घर ऐसा जलमग्न होता है जैसे कि बाढ़ आ गई हो। हे भगवान, यहाँ सबसे नीचे इतना पानी है तो ऊपर की मंजिलों पर कितना पानी होगा। वो भागकर ऊपर जाती है। वहां उसे कावेरी की दबी दबी आवाज आती है। अरे मैं यहाँ हूँ, अलमारी के ऊपर, कोई निकालो यहाँ से। हाँ हाँ बहू रुक, मैं करती हूँ, कुछ भी नहीं कहा है। माँ, मैं बाथरूम में हूँ, फंस गया हूँ। वो दोनों को निकालती है। पूरा घर पानी में डूब चुका था। शीला ऐसे में एक चुटकी लेती है। कावेरी, तुम्हें हर समय शिकायत रहती ना कि कपड़े नहीं धुले, कपड़े नहीं धुले। देखो आज एक ही बार में तुम्हारी पूरी अलमारी धुल गई। अरे मम्मी, आपको ऐसे में भी मजाक सूझ रहा है? अरे मैं तो बस ये कह रही थी कि भगवान ने कावेरी की सुन ली, कपड़े धुल गए इसके सारे के सारे। वो दबी दबी हंसी हंसने लगती है। फिर वो तीनों मिलकर जितना सामान बचा सकते थे बचा लेते हैं और रागिनी के पास जाते हैं। वो भी सर पकड़कर बैठी होती है। उसकी बालकनी के सारे पौधे उसके ड्राइंग रूम में तैर रहे थे। सब जगह मिट्टी मिट्टी हो जाती है। इतने प्यार से पौधे लाई थी मैं, घर सुंदर लगेगा, पर यहाँ तो सब मालिया मेड हो गया। अरे पौधों का रोना छोड़ो, नया फ्रिज और टीवी देखो, उनमें तो पानी ही नहीं चला गया ना कहीं। जब पूरे घर में बाढ़ आ गई है तो फ्रिज टीवी कैसे बच जाएंगे, उनमें भी पानी गया ही होगा। वो बात कर रहे थे तभी एक शॉर्ट सर्किट होता है। सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान बेकार हो जाता है। वो लोग कुछ सामान बचाकर नीचे सुनीता के यहाँ रखने जाते हैं। उसके यहाँ थोड़ा कम नुकसान हुआ था क्योंकि नीचे आते आते पानी का बहाव कम हो गया था। यहाँ पर कावेरी फिर से चुटकी लेती है। दीदी, रोहन भैया को बोलिए ना बाइक धो ले अपनी, वैसे भी सारा दिन बाइक धोते रहते हैं ना। ओहो कावेरी, बस भी करो अब। इतना पानी पानी किया, हम सबने घर में बाढ़ ही आ गई, कम से कम अब तो चुप हो जाओ। सब लोग अपना बचा हुआ सामान लेकर नीचे वाले घर में ही आ जाते हैं। वहां कांतिलाल भी वाइपर से पानी निकाल रहे होते। तीनों बहुएं अपना सामान साइड में रखकर उनकी मदद करवाने लगती है। बोलो भाई, अब क्या करना है? ऊपर वाले घर तो रहने लायक रहे नहीं, अब फ्लैटों में जाना है क्या? नहीं नहीं पिताजी, मेरा बस का नहीं है फ्लैट में रहना, मैं तो यहीं रहूंगा। मनोज और विनय भी हाँ बोलते हैं। देख लो, फिर यहाँ कुछ ना कुछ लगा रहता है। बहुओं से बात कर लो कि कैसे काम होगा। अब और चिक चिक नहीं चाहिए मुझे, जितना हो सकता था मैंने किया। भाई तुम तीनों थोड़ा प्लान करके काम करना चालू करो ना। एक कपड़े धो रहा है तो दूसरा मत धो उस दिन, इतनी सी तो बात है। हाँ भैया, इतनी सी तो बात है, हम कर लेंगे एडजस्ट। ओहो, तो ये अकल पहले नहीं आई? इतना सब झमेला होता ही नहीं। अब ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया, बस करो अब। फिर क्या था, सब अपना अपना सामान संभालते हैं और अपने अपने कमरों की सफाई करने लगते हैं। थोड़ी देर में रोहन आता है और बाइक धोने लगता है। सब उसे और कावेरी को देख देख कर हंसने लगते हैं और बेचारे रोहन को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। बड़ी बहू, हम कह रहे हैं कि सुबह के 9 बज गए, अब बिस्तर का मुंह छूट गया हो तो कमरे से बाहर आ जाओ। तुम्हारी इस लेट लतीफ़ी की आदत से हम बहुत परेशान हैं बहू। हम बता रहे हैं अपनी आदतों में सुधार लाओ, वरना तुम्हें छुट्टी देकर तुम्हारे मायके भेज दूंगी मैं। अरे माँ जी, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह शोर मचा देती हैं आप? अगर कुछ काम था तो शालिनी है ना रसोई में, उससे कह दिया होता आपने। ऐसा भी क्या काम है जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़रूरत होती है? बहू, घर में काम हो या ना हो, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि तुम 9 बजे तक अपने कमरे में बैठी हुई हो? मैं कहती हूँ, उस शालिनी ने क्या ठेका ले रखा है पूरे घर का काम अकेले करने का? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जिठानी हो, घर की सारी जिम्मेदारियां पहले तुम्हारी है और बाद में तुम्हारी देवरानी की। माँ जी, ये जिम्मेदारियों का पाठ मुझे मत पढ़ाइए। मैं कोई 4 दिन पहले ही डोली से नहीं उतरी हूँ।
आपको और आपके परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं कमरे में सो नहीं रही थी बल्कि पूजा कर रही थी। अब आपको मेरे पूजा पाठ से भी दिक्कत हो तो बता दीजिए, मैं कल से वो भी करना बंद कर देती हूँ। क्या कहा? पूजा कर रही थी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू अभी तक नहाई भी नहीं है। और ये कमरा बंद करके कौन सी पूजा हो रही थी भाई, हम भी तो जाने। माँ जी, आप ना बिल्कुल बात का बतंगड़ बनाने पर आ जाती हैं। कमरा बंद इसलिए रखा था क्योंकि बच्चे बार बार कमरे में आकर डिस्टर्ब करते हैं, और मैं सवेरे 6 बजे उठकर नहा चुकी हूँ। वो तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी माला कर लेती हूँ, इसलिए कमरा बंद करके ध्यान में बैठी हुई थी। लेकिन इस घर में किसी को कहाँ बर्दाश्त है कि बहू 2 घड़ी भजन कीर्तन में ध्यान लगा ले। यहाँ तो बस काम का ही रोना मचा रहता है। अच्छा ठीक है, ज़्यादा मत बोल। मुझे नहीं पता था तू पूजा कर रही है। आराम से अपनी पूजा ख़त्म कर ले, तब बाहर आना और आकर 1 कप गर्मा गर्म चाय बना देना। सास के जाने के बाद बहू एक बार फिर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। हाँ, वो तो शुक्र है भगवान का, सही समय पर मुझे ये पूजा वाला आइडिया आ गया, वरना आज तो माँ जी पूरी तैयारी से आई थी। ये पूजा पाठ वाला बहाना ऐसा है कि इसके लपेट में अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं। अब इससे पहले कि माँ जी को सब कुछ पता चले, मैं फटाफट से नहाकर उनके लिए चाय बना देती हूँ। ये है सुमन जी की बड़ी बहू पावनी, जो 1 नंबर की आलसी और कामचोर है। पूजा पाठ करना वैसे तो इसका स्वभाव नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए सुबह मंदिर में 1 दिया तो पावनी जला ही देती है। वहीं दूसरी ओर है सुमन जी की छोटी बहू शालिनी, आज्ञाकारी और मेहनती। सास की एक आवाज़ पर सारे काम निपटा देती है। अब जब दोनों बहुओं के स्वभाव में ज़मीन आसमान जितना अंतर होगा, तब घर में कलेश होना तो स्वाभाविक है। छोटी बहू को सुबह 6 बजे से रसोई में काम करते देख अक्सर ही सुमन जी का पारा बड़ी बहू पावनी पर बिगड़ा रहता। जब तक छोटी बहू शादी करके नहीं आई थी, तब तक तो बहू पावनी किसी तरह ससुराल की गाड़ी को खींच रही थी। लेकिन जब से शालिनी इस घर में आई है, पावनी के ऊपर ऐसा आलस चढ़ा है कि अब उसकी इच्छा बिस्तर से पैर नीचे रखने की होती ही नहीं। रंगे हाथ पकड़े जाने का डर बड़ी बहू के दिल पर छाया हुआ था, इसलिए जल्दी जल्दी नहा धोकर वो रसोई में पहुंचती है और सास के लिए 1 कप चाय बनाकर अच्छी बहू की तरह सर पर पल्लू रखकर हॉल में पहुंच जाती है। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। क्या बात है बहू, अपनी चाय नहीं बनाई तूने? नहीं माँ जी, वो क्या है ना, मैंने सोचा अब से मैं शुक्रवार के उपवास किया करूँगी। मैंने कल ही एक किताब में पढ़ा था, उपवास करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आप ही तो कहती हैं ना मैं घर की बड़ी बहू हूँ तो मुझ पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है। अब आप ही बताइए, इस घर की सुख शांति की जिम्मेदारी मुझसे ज़्यादा और किसके ऊपर होगी? अरे वाह बड़ी बहू, भाई किसकी संगत में रह रही हो तुम आजकल? देख रही हूँ धीरे धीरे बदलाव आ रहा है तुम्हारे अंदर। माँ जी, मैं तो हमेशा से ही सबका भला सोचती आई हूँ, वो तो आप ही लोग मुझे कभी मन से स्वीकार नहीं कर पाए, वरना ये मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने इस परिवार का कभी भी बुरा नहीं चाहा। अच्छा ठीक है बेटा, अब कोई बात नहीं, आज तुम्हारा उपवास है। उपवास के दिन इस तरह की बातें करके अपना मन दुखी मत करो। तुम जाओ कमरे में जाकर थोड़ा पूजा पाठ में मन लगाओ। घर के कामों की चिंता मत करो, वो शालिनी कर लेगी। नहीं माँ जी, अब मैंने उपवास रखा है, इसका दंड वो बेचारी शालिनी क्यों भोगे? काम करने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, काम तो मैं निपटा लूंगी। अरे नहीं बेटा, अब तुम परिवार की सुख शांति के बारे में इतना सोच रही हो, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, शालिनी बहू के कामों में मदद मैं करवा दूंगी। सास के कहने पर बड़ी बहू हरि बोल कहते हुए वापस अपने कमरे में आ जाती है और कमरा बंद करके एक बार फिर से टीवी चलाकर आराम से बैठ जाती है। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, कितनी आसानी से सब लोग मान गए कि मैंने उपवास रखा है। बाकी दिन तो माँ जी ताने मारने से बाज नहीं आती थी। पूरा दिन काम करो, उसके बाद भी माँ जी के ताने तो मीठी खीर की तरह सुनने ही पड़ते थे। लेकिन अब देखो, ना काम की टेंशन ना माँ जी के तानों की, पूरा दिन आराम से अपने कमरे में टीवी देखूंगी। दोपहर के समय, अरे छोटी बहू बेटा, दोपहर का खाना तैयार हो गया क्या? हाँ माँ जी, खाना तो तैयार हो गया, लेकिन पता नहीं क्या बात है, आज जेठानी जी सुबह से नजर नहीं आई। अरे बेटा, वो तुम जब नहाने गई थी ना, उस समय आई थी अपने कमरे से बाहर। उसने आज शुक्रवार का उपवास रखा है, इसलिए मैंने उससे कहा कि वो जाकर अपने कमरे में पूजा पाठ में मन लगाए। घर के काम का क्या है बेटा, वो तो 365 दिन कभी ख़त्म ही नहीं होते। कम से कम व्रत पूजा के दिन तो काम से छुट्टी मिले हम औरतों को। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने, कोई बात नहीं, आज काम मैं देख लूँगी। बेटा वो मैं क्या कह रही थी, सब्जी तुमने बना दी है? कहो तो रोटियां सेकने में तुम्हारी मदद कर दूं।
नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कर लूँगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, पावनी ने कुछ खाया क्या सुबह से, या ऐसी भूखी प्यासी बैठी हुई है? नहीं तो माँ जी, भाभी तो एक भी बार रसोई में नहीं आई। अरे बेटा, उपवास का ये मतलब भी तो नहीं होता कि भूख प्यास त्याग दी जाए। तुम ऐसा करो, सबका खाना बन जाए, उसके बाद एक कप चाय और थोड़े से फल काट कर उसे भी दिया ना। कहीं ऐसा ना हो कि शाम होते होते उसे चक्कर आने लग जाए। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। छोटी बहू अभी सबको खाना खिला रही थी कि सासू माँ की नज़र घड़ी के कांटों की तरफ जाती है। छोटी बहू अकेले काम में लगी है, लगता है रसोई समेटने में उसे काफ़ी देर हो जाएगी। ऐसा करती हूँ, मैं ही रसोई साफ करके बड़ी बहू के लिए कुछ फलाहार का इंतज़ाम कर देती हूँ। सुमन रसोई में जाती है और एक कप चाय और फल काट कर बड़ी बहू के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अब ये व्रत करने का झूठा बहाना तो मैंने मार दिया, लेकिन इस भूख का क्या करूं? भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे। अब ऐसी हालत में मेरा पूजा में तो क्या, टीवी देखने में भी मन नहीं लग रहा। पता नहीं कैसे लोग निर्जला व्रत रख लेते। मेरे पेट से तो अभी से भयानक आवाज़ आनी शुरू हो गई है। बड़ी बहू अभी हैरान परेशान से अपने कमरे में बैठी हुई थी कि सासू माँ उसके लिए फलाहार लेकर उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटा देती है। लगता है माँ जी देखने आई है, कहीं मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी तो नहीं देख रही। जल्दी से भजन लगा देती हूँ, कह दूंगी भजन सुन रही थी। टीवी में भजन लगाकर पावनी जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने सासू माँ एक थाली में फल और चाय लिए खड़ी है। अरे बेटा, तुम तो आज पूरा दिन कमरे से बाहर ही नहीं आई। मैंने तुम्हें काम करने से मना किया था, ये थोड़ी ना कहा था कि पूरा दिन एक गिलास पानी भी मत पीना। ये लो बेटा, कुछ खा लो, वरना कमज़ोरी आ जाएगी। आप कितनी अच्छी हैं माँ जी, कितना ख्याल रहता है आपको सबका। अब आप ले आई है तो लाइए, आपको इनकार करके आपका अपमान तो नहीं कर सकती, वरना मैंने तो यही सोचा था आज पूरा दिन निर्जला उपवास रखूंगी मैं। सास के हाथ से फलों की प्लेट और चाय लेने के बाद पावनी उन पर टूट पड़ती है और 5 मिनट में ही सब कुछ खाकर सफा चट कर देती है। हाय, अब जाकर थोड़ी जान में जान आई, वरना मेरी आंखों के सामने तो सितारे से नाचने लग गए थे। ये उपवास वाला पता लग रहा है मैंने गलत ही फेंक दिया। कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे मुझे ज़्यादा कष्ट भी ना करना पड़े और मैं काम से भी बची रहूं। शुक्रवार का दिन तो बीत गया था, अब आया शनिवार का दिन। शनिवार के दिन बहू पावनी ने कमज़ोरी और चक्कर आने का बहाना बनाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन फिर भी आधे दिन के बाद उसे घर के कामों में लगना ही पड़ा। पूजा पाठ करने के बहाने से पावनी अक्सर सुबह में देर तक अपने कमरे में सोती रहती और बाहर आकर माला फिराने का बहाना बना देती। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है कि एक दिन उसे पता चलता है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो गया है। अब आया मज़ा, महाकुंभ के बहाने कम से कम एक हफ्ते के लिए घूमने के लिए निकल जाऊंगी, घर के कामों से भी बचूंगी और कुंभ में नहाने के बाद लोगों की नज़र में इज्जत भी बढ़ जाएगी, वो अलग। जिठानी घर में सभी को अपने कुंभ स्नान के बारे में बताती है। अरे बेटा, हमने तो सुना है उधर काफ़ी भीड़ भाड़ है, अकेले कैसे मैनेज करोगी तुम? सुधीर को भी अपने साथ ले जाओ। अरे मम्मी, मुझे इन सब चक्कर में मत फंसाओ। अरे भाई, मैं नौकरी करूँ या कुंभ में जाकर तंबू गाड़ कर बैठ जाऊँ? इसको ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति चढ़ी है तो इसी को जाने दीजिए। हम तो यहीं पर पानी की बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान कर लेंगे, वही हमारे लिए कुंभ है, वरना बॉस परमानेंट छुट्टी देकर घर बिठा देगा। पति के मना करने के बाद तो पावनी को और भी खुली छूट मिल गई थी। जल्दी ही वो प्रयागराज की टिकट करवा लेती है। अब जब जा ही रही हूँ तो थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेती हूँ। पहले एक पीले रंग की साड़ी खरीद लेती हूँ, तभी तो लगेगा ना कोई पूजा पाठ करने वाली औरत आई है। ज्वेलरी के स्थान पर फूलों से श्रृंगार करके पीली चूड़ियाँ और लाल पीले चंदन का तिलक लगाकर जब वो संगम तट पर स्नान करने लगती है, तभी न्यूज़ चैनल वाले वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पावनी गायत्री मंत्र का जाप करने लगती है। अपने शो में आज हम आपको दिखाएंगे कि कुंभ के घाट पर कैसे एक से बढ़कर एक साधु और साध्वी आए हुए हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं एक खूबसूरत साध्वी से, जो अभी गंगा जी में डुबकी लगाकर आई हैं। तो साध्वी जी, हमारे दर्शकों को बताइए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम पावनी है। अरे वाह, लग रहा है आपके माता पिता ने काफी सोच समझकर आपका नाम रखा है। बस एक बात बताइए, ये साध्वी बनने का ख्याल आपके मन में कैसे आया, और क्या आपका विवाह हो चुका है? क्योंकि आपने मांग में सिंदूर भी भरा हुआ है। साध्वी? मैंने कब कहा कि मैं साध्वी हूँ? लेकिन कैमरा और माइक लेकर खड़े हैं ये लोग। अब अगर मैंने सच बोल दिया तो
फेमस होने का ये मौका हाथ से निकल जाएगा। जी बिल्कुल। दरअसल शादी तो घर वालों ने कच्ची उम्र में ही करवा दी थी। उस समय भगवान, भक्ति, विवाह इन सब विषयों की जानकारी ही कहाँ थी। शादी के कुछ सालों बाद अचानक मुझे यथार्थ का एहसास हुआ और समझ में आया कि हर यात्रा का अंत ईश्वर तक पहुंचकर ही समाप्त होगा। ज़रूरी नहीं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए संन्यास लिया जाए। हर मार्ग जाकर ईश्वर की तरफ ही खुलता है। इसलिए मैंने अपनी गृहस्थी को संभालते हुए ईश्वर की ओर जाने का निर्णय ले लिया। आप देख सकते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पीछे छोड़कर यहाँ मैं अपने धर्म का कर्तव्य पूरा करने आई हूँ और यहाँ डुबकी लगाने के बाद एक बार फिर से अपने कर्म यानी कि गृहस्थी में लग जाऊंगी। साध्वी जी, बहुत उच्च विचार है आपके। सत्य का आभास तो इंसान को जीवन के किसी भी चरण में हो सकता है, लेकिन अपने जिम्मेदारियों से भाग जाना धर्म नहीं है। धर्म वो है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बनाएं। वाह वाह, बहुत गहरी बात कही आपने। आज की युवा पीढ़ी आपकी बातों से बहुत प्रभावित होगी। मुझे तो ऐसा लगता है लाखों भक्तों के मन में आने वाले एक कठिन प्रश्न का जवाब दे दिया है आपने। तो साध्वी जी, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। सुंदरता और बुद्धिमानी का एक अटूट मिश्रण है आप। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक फिर से आपसे रूबरू हों। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ कितने दिन के लिए रुकी हैं आप? जी, अभी तो मैं 4-5 दिन यहीं हूँ। आप चाहें तो मुझसे मिलने के लिए दोबारा भी आ सकती हैं। मैंने तो बिना कुछ सोचे ऐसे कुछ भी बोल दिया था। मेरी बातों में इतना ज्ञान मिल गया, इसको कमाल हो गया। लेकिन यहाँ मैं रहूँगी कहाँ? अभी पावनी हैरान परेशान से इधर उधर घूम रही थी, तभी एक आदमी उसके पास आता है। अरे मैडम, बहुत पहुंची हुई साध्वी नजर आती हैं आप। शायद यहाँ गंगा तट पर रुकने की जगह खोज रही हैं। जी बिल्कुल, आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? मैडम, यही पास में हमारा टेंट हाउस है। आप आराम से चलकर उसमें रहिए और दिन में 2 समय गंगा में डुबकी लगाइए। मन के साथ साथ आत्मा भी पावन हो जाएगी आपकी। अंधा क्या मांगे 2 आंखें। पावनी को इससे अच्छा मौका और क्या मिल सकता था। इसी बहाने साध्वी बनकर वो फेमस हो जाएगी और साधु सन्यासियों से घर के काम कराना तो वैसे भी पाप माना जाता है। पावनी बेटा, तेरा भविष्य तो मुझे बड़ा उज्जवल नजर आ रहा है। तू जब इतनी फेमस होने के बाद वापस अपने ससुराल जाएगी तो सासू माँ तो रोज सुबह शाम तेरा आशीर्वाद लेकर ही धन्य हो जाएंगी। अब तुझे ससुराल में झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करना पड़ेगा। मेरी कुंभ यात्रा पूरी करवा दी भगवान आपने। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। संजू रिपोर्टर की तरह देखा देखी कुछ यूट्यूबर और ब्लॉगर भी आकर अब बारी बारी से पावनी का इंटरव्यू लेकर अपने सोशल मीडिया पेज पर डालने लगे थे। हाथों हाथ मिल रही इतनी पब्लिसिटी को देखकर पावनी के पैर तो जैसे जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। हालांकि उसने जीवन में आज तक कभी भी किसी प्रवचन को ढंग से नहीं सुना था, लेकिन फिर भी इम्प्रेशन झाड़ने के लिए वो 2-4 भारी भरकम लाइन बोलकर लोगों की वाहवाही बटोर रही थी। 5वें दिन, अरे बेटा, कल की ट्रेन है ना तुम्हारी, आ जाओगी ना कल तक? यहाँ अकेले शालिनी को सबको संभालने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और फिर उसकी तरफ से प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आई है बेटा। अब ऐसी हालत में इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी अकेले उसके ऊपर डालना ठीक नहीं है। देखो, कुंभ के दर्शन तो तुमने कर ही लिए। ऐसा करो बेटा, जितनी जल्दी हो सके वापस आने की तैयारी कर लो। माँ जी देख रही हैं आप, मेरी बातों से विचारों से लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पर। एक आप लोग हैं, सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन खाना, इसी के ऊपर सोच ही नहीं पाते। अरे अब मैं वो पावनी नहीं रही जो पूरा दिन आप लोगों के आगे पीछे खाने की थाली लेकर घूमती रहती थी। समाज में मेरी अब कुछ इज्जत है, लोगों को मेरी कीमत समझ में आ गई है। देखिए, पहले ही बता रही हूँ माँ जी, घर पर लौटने के बाद वो जीवन फिर से मैं नहीं जीने वाली। अरे बड़े तेवर बदल गए तेरे तो कुंभ में स्नान करके। लोगों की बुद्धि सही हो जाती, तुम्हारी भ्रष्ट हो गई क्या? सास को वापस लौटने के लिए मना करके पावनी बैठकर रिपोर्टर का इंतजार करने लगती है ताकि आज के प्रवचन देने के बाद वो साड़ी चेंज करके आज प्रयागराज में कहीं शॉपिंग करके आ जाए। अरे मैडम, 5 दिन हो गए आपको टेंट में रुके हुए, पेमेंट तो आपने किया नहीं। पेमेंट? कैसा पेमेंट? साधु सन्यासियों से कोई पेमेंट लिया जाता है क्या? जानते भी हो मुझे कौन हूं मैं? अरे देखते नहीं हो कैसे मेरे टेंट के बाहर टीवी, सोशल मीडिया और यूट्यूब वालों की भीड़ लगी रहती है। अरे मैडम, आपके जैसी रील बनाकर फेमस होने वाले 365 लोग आते हैं यहाँ पर, हमें उससे क्या मतलब? आप ये बताइए, पेमेंट कैश में करेंगी या बैंक ट्रांसफर? टेंट के मालिक को उखड़ते हुए देखकर अब तो पावनी के तेवर थोड़े ढीले पड़ने लगे थे। अब अच्छा ठीक है, बताओ कितना पैसा हो गया तुम्हारा? 200-400 लेकर कहीं भाग नहीं रही हूँ मैं।
ओ मैडम, 1 दिन का 7,000 का किराया है इस टेंट का, और वो भी पीला कपड़ा पहनकर तुम सन्यासी बनी घूम रही हो, इसलिए नॉर्मल पब्लिक के लिए 10,000। हैं? क्या बात कर रहे हो? ये तंबू का कमरा, इसका मैं तुम्हें 7,000 दूंगी। मैडम, पेमेंट करे बिना आपको हिलने भी नहीं दूंगा मैं यहाँ से। और टीवी पर आने का बहुत शौक है ना आपको? कल टीवी पर फिर मैं आऊंगा कि सन्यासी बनकर आई औरत ने किया प्रयागराज के तट पर फ्रॉड। कैसी रहेगी हेडलाइन? बेचारी पावनी के पास तो इतना पैसा भी नहीं था, इसलिए मिमियाते हुए वो एक बार फिर से अपनी सास को फ़ोन करती है। ओ माँ जी, मैंने काफ़ी सोचा, मुझे ऐसा लगता है कि शालिनी के बुरे वक्त में मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैं कल सुबह तक लौट आऊँगी, लेकिन वो ना आपसे कुछ काम था। आप मेरे अकाउंट में अभी 35,000 भिजवा सकती हैं क्या? 35,000? अरे बेटा, तीर्थ स्थल पर 35,000 का क्या करना है तुझे? वो माँ जी, मुझे क्या पता था यहाँ पर एक टेंट का किराया 7,000 होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी सहेली के घर जाकर ही रुक जाती। नहीं नहीं बेटा, तुझे तो इंटरव्यू देने का, सन्यासी बनने का बड़ा शौक चढ़ा था ना। तू सहेली के घर रुकती तो ये सब कहाँ मिलता तुझे। और सुनो साध्वी जी, 35,000 तो मैं भेज दूंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद साध्वी बनकर नहीं, मेरी बहू बनकर रहना होगा। है मंजूर? बिल्कुल बिल्कुल मंजूर है माँ जी।